आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। लेबनान में गजा की तरह जेनोसाइड का प्लान, इजरायली कमांडर ने फौजियों को दिया ऑर्डर। मिस्र ने सोमालिया को भेजे हथियार, सोमालिया के ही लोगों पर गोलियां चलाने में आएंगे काम। स्लोवाकिया खरीदेगा इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम, रूस के खिलाफ बड़ी प्लानिंग के आसार। यूएई ने फ्रांस से 80 राफेल फाइटर जेट खरीदने की डील की सस्पेंड। टेलीग्राम केस पर हुई तानातनी। गजा में हमले जारी, कई मासूम शहीद। वेस्ट बैंक में दूसरे इंतफादा के बाद सबसे बड़े हमले, हमास ने कहा आग से खेल रहा इजराइल। रूस, तुर्की और ईयू ने इजराइल को लताड़ा, कहा मस्जिद अल अक्सा से की छेड़छाड़ तो होगा बड़ा बवाल। और स्वीडन में कुरान जलाने वाले 2 लोगों पर चलेगा मुकदमा, मरदूद सलमान मोमिका का नाम भी शामिल। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 28 अगस्त 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सफर। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की फ्रांस में गिरफ्तारी के बाद आज 28 अगस्त के दिन यूएई ने यह डील सस्पेंड करने का फैसला किया है, जिससे फ्रांस को बड़ा धक्का लगा है। यूएई ने 2021 में फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट, नाम सुना होगा आपने, डसॉल्ट फाइटर जेट, ये सब हमारे यहाँ भी था। डसॉल्ट के साथ यूएई ने 2021 में 80 फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया था। इनकी डिलीवरी 2027 तक होनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यूएई ड्रोव की गिरफ्तारी की वजह से, टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी की वजह से फ्रांस के साथ हर तरह के मिलिट्री और टेक्निकल कॉपरेशन खत्म करने पर गौर और फिक्र कर रहा है। लेकिन इससे फ्रांस को कितना बड़ा नुकसान होगा? क्या फ्रांस इसके बदले टेलीग्राम के सीईओ को छोड़ने पर राजी हो जाएगा? देखते हैं। बात मिस्र की। मिस्र ने सोमालिया को हथियार भेजे हैं बड़ी तादाद में। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि मिस्र ने 40 साल से ज़्यादा की मुद्दत के बाद कल सोमालिया को अपनी तरफ से पहली मिलिट्री एड भेजी। इस कदम से मिस्र और सोमालिया के इथोपिया से रिश्ते और ज़्यादा ख़राब होने के आसार हैं। वो क्यों, मैं समझाता हूँ। इस साल मिस्र और सोमालिया एक दूसरे के तब करीब आए थे जब इथोपिया ने सोमाली लैंड को मान्यता देने के लिए, रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए एक डील साइन की थी। किसने? इथोपिया ने सोमाली लैंड को। ठीक है, सोमाली लैंड नॉर्थ सोमालिया का में एक स्वायत्त इलाका है, ऑटोनोमस। इसने 1991 में सोमालिया से अलग होकर अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। हालांकि कोई भी वेस्टर्न पावर या फिर दूसरे मुल्क की पावर सोमाली लैंड की संप्रभुता को मान्यता नहीं देना चाहती। उनकी आज़ादी को उन्हें एक अलग मुल्क के तौर पर कबूल करना नहीं चाहती। अब मिस्र के दिए हथियार सोमालिया के एक धड़े के हाथों में होंगे और दूसरा जो सोमाली लैंड है वो भी सोमालिया का हिस्सा था। दूसरे धड़े के लोगों पर यही हथियार इस्तेमाल होंगे। कल तक सोमालिया के ही लोग थे सारे, फिर बगावत हुई, अलग हो गए। लेकिन क्या खून और नस्ल ख़त्म हो गया? नहीं। मिस्र एक के साथ है, दूसरे के खिलाफ है। बढ़ते आगे स्लोवाकिया की बात। स्लोवाकिया अपनी हिफाजत के लिए इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। गजा वॉर में शायद इस एयर डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस देखकर स्लोवाकिया काफ़ी मुतासिर हो गया, खुश हो गया। स्लोवाकिया की हुकूमत ने आज 28 अगस्त को इजराइल से $616.88 मिलियन में 6 मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने के प्लान को मंजूरी दे दी है। खबर तो यह है कि नाटो का मेंबर स्लोवाकिया अपनी एयर स्पेस को मजबूत कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका असल मकसद ये भी हो सकता है कि ये तैयारी रूस के लिए हो। दरअसल स्लोवाकिया नाटो का मेंबर है और यूक्रेन का पड़ोसी है, और मुस्तकबिल में रूस और नाटो के बीच खुली जंग छिड़ सकती है। लिहाजा यूक्रेन के आसपास के इलाकों को पहले ही रूस के हमलों से बचने के लिए सिक्योर बनाया जा रहा है, और इन्हीं इलाकों में से एक है स्लोवाकिया। अब एक खबर जो एक रिपोर्ट के जरिए आई है, एक पोस्ट के जरिए आई है, और इसने हंगामा मचा दिया है। लेबनान में भी गजा की तरह जेनोसाइड यानी कत्लेआम करने के प्लान से जुड़ी यह खबर बहुत चौंकाती है। तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू ने इजराइल की सरकारी ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से खबर देते हुए बताया है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस में, IDF में एक नए ब्रिगेड कमांडर ने अपने फौजियों को लेबनान में नरसंहार करने यानी जेनोसाइड करने यानी कत्लेआम करने के लिए उकसाया है, उनमें हौसला भरा, ऐसा करो। IDF की अलेक्जेंड्रोनी ब्रिगेड के एक आर्मी मेंटल हेल्थ ऑफिसर जिसका नाम आदि एंगर्ट है, उसने 27 अगस्त की देर रात एक्स की
एक्स पर इस मुतालिक की गई एक पोस्ट से हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद हंगामा हुआ तो बंदे ने पोस्ट हटा ली, डिलीट कर दिया। एंगर्ड के मुताबिक ब्रिगेड के नए कमांडर कर्नल मोशे पैसल चाहते हैं कि इजरायली फौज लेबनान में जेनोसाइड करे, ये पोस्ट में लिखा था। ब्रॉडकास्टर ने बताया, जो इजरायली ब्रॉडकास्टर्स ने इस खबर को हाथों हाथ दिया, स्क्रीनशॉट ले लिए थे, खबर छापते रहे, दिखाते रहे, वहीं से अनादोलू ने उठाई। तो इजरायली ब्रॉडकास्टर्स ने बताया कि एंगर्ड ने कहा कि पैसल, जो नया कमांडर है, पैसल ने कमान संभालने के बाद ब्रिगेड के फौजियों को, सैनिकों को एक संदेश भेजा, एक पैगाम भेजा, जिसमें यह कहा गया था कि एक नया कमांडर ब्रिगेड में शामिल हो गया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि लड़ाके जेनोसाइड करें। दोस्तों सोचिए, जब इस सोच के साथ कोई जंग लड़ेगा तो उसमें इंसानों के साथ क्या किया जाएगा उस जंग में, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि गजा की तस्वीरें हमारे और आपके सामने है। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं और इन्हें लाइव पढ़ लेते हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की एक हेडलाइन देखिए, स्वीडन टू प्रोसिक्यूट 2 men ओवर कुरान बर्निंग्स। स्वीडन में लगातार आपने पिछले साल देखा कुरान को शहीद करने, जलाने के कितने वाक़यात पेश आए, और इनमें एक शख्स हमेशा आम होता था, सामने आता था, सलमान मोमिका। ये इराक का पहले रहने वाला था, लेकिन अब उसके दिल में इस्लाम और मुसलमानों, ख़ास तौर से कुरान के लिए इतनी नफ़रत है। ये उग्रवादी, आतंकवादी सोच के लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में पनाह ले चुके हैं और अपनी खुन्नस इस्लाम के साथ निकाल रहे हैं। ये जो है शख्स स्वीडन में कुरान जलाता था, इसके समेत एक और शख्स को अब केस का सामना करना पड़ेगा। पहले केस लिखा नहीं जा रहा था, माना जा रहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस तमाशे के नाम पर स्वीडन में इस तरीके की हरकतें बार बार पेश आती थी, जिसने पूरी मुस्लिम उम्मा का दिल दुखाया था। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों ने कम से कम इस मामले पर मजबूती से आवाज़ उठाकर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी स्वीडन के साथ। केस नहीं दर्ज हो रहा था, अब केस चलेगा, और इसमें जो नाम है शामिल वो सलमान मोमिका का नाम शामिल है, और एक और बंदा जो उसके साथ है वो सलमान नाजेम है। सलमान मोमिका और सलमान नाजेम, इन दोनों पर ये केस चलेगा। बहुत से मुसलमानों के लिए ये राहत की खबर है। हो सकता है इन लोगों को जेल हो जाए और हो सकता है इन्हें वापस डिपोर्ट करके इराक में फेंक दिया जाए, जहाँ फिर इनके साथ सही से इंसाफ हो। गज़ा की खबरों का रुख करते हैं। गज़ा में जुल्म जारी है, मासूमों के कत्ल का सिलसिला जारी है। वेस्ट बैंक में भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। गज़ा के बाद अब सबसे बड़ा एस्केलेशन वेस्ट बैंक में हो रहा है और सबसे बड़ा जुल्म भी। दूसरे इंतफादा के बाद ये पहला दौर है जब इतना बड़ा कोई अटैक इजरायली फोर्सेस की तरफ से वेस्ट बैंक में हो रहा है। इसको लेकर अब हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दोनों ने ये कहा है कि सिचुएशन डायर और डेंजरस है, और इजरायली फ़ौज जो कर रही है उसका क्या बदला होगा उसे अभी समझ में नहीं आ रहा। तो वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल के हमले बढ़ रहे हैं। कई इलाकों में, कई शहरों में आज बहुत बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। मैंने सुबह आपको बताया था 9 फ़लस्तीनी इसमें मारे गए, कई और ज़ख्मी हैं, और बड़े पैमाने पर घर तोड़े जा रहे हैं, इमारतें ज़मींदोज़ की जा रही हैं। फ़लस्तीन में जो हो रहा था गज़ा में, फ़लस्तीन के हिस्से में, वही वेस्ट बैंक में भी अब होता नज़र आ रहा है। हमास ने कहा है कि अब इसके ख़िलाफ़ हम मुखर होकर और तेज़ जंग लड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। इरना की एक खबर है, हमास वॉन्स ज़ियोनिस्ट रिजीम अगेंस्ट प्लेइंग विद फायर। अल-अक्सा मस्जिद को जिस तरीके से अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड में एक सिनेगॉग, एक यहूदियों का मंदिर या यहूदियों की इबादतगाह बनाने का ऐलान हुआ था, मंदिर इसलिए कहता हूँ आम लोग आसानी से समझ लें, तो ऐलान जो किया था बेन गुविर ने, उसके बाद फिर एक और रिपोर्ट मैंने आपको आज दिखाई कि कैसे वहाँ पर सेटलर्स को भेजने और यहूदियों के जो तरीके होते हैं उससे पूजा करवाने के लिए, इबादत करवाने के लिए सेटलर्स को फंड दिया जाएगा इजरायली हुकूमत की तरफ से। रिपोर्ट मैंने आज आपको दिखाई, पीछे जाके पूरी रिपोर्ट देख लीजिएगा पिछले एपिसोड में। तो ये खबर सामने आई, इससे पता चल रहा है कि अल-अक्सा मस्जिद को लेकर कुछ बहुत बड़ी हरकत इजरायली हुकूमत की तरफ से तैयार की गई है। भले बेन गुविर के बयानों की वो उससे अपने आप को अलग कर रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा। अब पता चला है कि उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है उसकी तरफ से जो है सेटलर्स को, इल्लीगल सेटलर्स को जो उग्रवादी किस्म के हैं, उन्हें पैसे फंड मुहैया कराया जाएगा। कहीं से आएंगे वो बसेस में सवार होकर या किसी भी सूरत से, और अल-अक्सा मस्जिद में आकर वो अपने यहूदी तौर तरीक़ों से अपने राइचुअल्स को अंजाम देंगे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है।
اس کی اجازت بھی نہیں ہے. اور جو اسٹیٹس ہے الاقصی مسجد کا اس کے حساب سے بھی یہ غیر قانونی ہے کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں جا سکتا. تو فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ حماس نے وارننگ جاری کی ہے زائنسٹ رجیم کے لیے کہ اگر الاقصی مسجد پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا کسی قسم کی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے، جو اسٹیٹس کو ہے اس کو اگر پامال کیا جاتا ہے تو پھر اس کے انجام اچھے نہیں ہوں گے. اب اسی سلسلے میں یورپی یونین نے بھی لتاڑا ہے اسرائیلی حکومت کو. مڈل ایسٹ مانیٹر کی خبر بتاتی ہے EU نے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ جو جیروسلم کا اسٹیٹس کو ہے اس کا وائلیشن نہ ہو، اس کو لے کر اسرائیل پر پریشر مینٹین کیا جائے. روس نے بھی، انادولو کی خبر دیکھیے، روس نے بھی اسی معاملے میں بین گویر کا جو بیان تھا اس معاملے میں بھی اور الاقصی کو لے کر جو باقی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر بھی کنڈیم کیا ہے، نندا کی ہے اسرائیلی حکومت کی، اسرائیلی منسٹر کی بھی. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ الاقصی مسجد میں آپ جو سینگاگ بنانے کی بات کر رہے ہو، بیان دے رہے ہو، اعلان کر رہے ہو، اس سے پورے مسلم امت کا دل تو دکھ رہا ہے لیکن غصہ بھی بھر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ غزہ اور حزب اللہ کا غصہ اب تک نہ جھیل پا رہے ہوں، حوثیز کا، ہو سکتا ہے آپ کو اس پوری امت کا غصہ جھیلنا پڑے. اور دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کبھی تباہ نہیں ہو سکتی. حکومت برطانیہ ہوئی، چنگیز خان ہوئے، مغل ہوئے، اب بھی ہو سکتے ہیں. ہتھیلی چاہے کوئی بھی لگا لے. روس کے فارن منسٹر سرگئی لاوروف، انہوں نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت، اسرائیلی فوج کی نظر میں غزہ کا ایک ایک بچہ بھی ٹیررسٹ ہے، ایک ایک عورت بھی ٹیررسٹ ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہر کسی کو ٹیررسٹ کی نظر سے مار رہے ہیں. 40,000 سے زیادہ لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں. لوگ بیان تو دے رہے ہیں لیکن پھر بھی اسرائیل رک نہیں رہا. مذمت ہو رہی ہے، سینکشنز کی بات ہو رہی ہے، وار کرائم کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے کیونکہ فی الوقت جو سو کالڈ سپر پاور ہے وہ اس کے پیچھے ہے. کوئی بھی پاور ہو اس پاور سے بڑی نہیں، اور وقت تو بدلتا ہی رہتا ہے. خیر، بہت سے لوگوں کو میری تقریر پسند نہیں، جبکہ میں تقریر نہیں کرتا ہوں، بتاتا ہوں خبر کو. خیر، US نے یہ کہا ہے، وائٹ ہاؤس سے یہ بیان آیا ہے کہ اسرائیل کا ہر حال میں ہم دفاع کریں گے، اسرائیل کو ہم ہر حال میں بچائیں گے، چاہے کوئی بھی ان پر حملہ کر دے. ایران ان پر اگر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ایران کے بدلے کا ہم جواب دیں گے، اور اس جواب میں ہم اسرائیل کی اپنی کیپیسٹی میں حفاظت کریں گے جیسے بھی ہمیں کر ملے. اور اس جیسے میں سب کچھ چھپا ہوتا ہے. بڑھتے ہیں آگے. میں نے آج بڑی جلدی آپ کو دنیا کے الگ الگ حصوں کی خبریں سنائی ہیں، تو اب جلدی چلتے ہیں. فلسطینین اتھارٹی نے یہ وارننگ دی ہے کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل کی طرف سے جو ایسکیلیشن بڑھ رہے ہیں اس کے لیے بھی، اور الاقصی کی جو اوپر الاقصی مسجد کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں یا وہاں لگاتار سیٹلرز گھس رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اسرائیلی حکومت جو الاقصی مسجد میں سیٹلرز کو گھسنے کے لیے فنڈ دے رہی ہے وہ شرمناک ہے، وہ شرمناک ہے. اس سے باز آنا چاہیے ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. فلسطینین اتھارٹی نے کہا. یمن کے حوثی سے جڑی ایک خبر یہ ہے کہ انہوں نے ابھی قریباً 22 تاریخ کو ایک جہاز کو حملہ کر کے نشانہ بنایا تھا ریڈ سی میں. وہ آئل ٹینکر تھا اور سونیو نام تھا. اس میں سے شام کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اس میں سے لگاتار تیل رس رہا ہے، کل بھی رس رہا تھا. اور اس تیل سے جو ایکویٹک لائف ہے، سمندر کے اندر مچھلی وغیرہ پیڑ جو ہوتے ہیں ان کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے. یہ بھی ہے کہ بڑا نقصان ان ملکوں کا بھی ہے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ حدیدہ پر حملے کے بعد یمن کے حوثیز ٹھنڈے پڑ جائیں گے، لیکن وہ نہیں پڑے. اب انہیں پھر سے اس راستے سے گزرنے میں ڈر لگ رہا ہے. پینٹاگن نے یہ جانکاری دی ہے کہ اس جہاز میں سے اب بھی تیل رس رہا ہے، وہ یمن کے ساحل کے قریب ہے. مجھے لگتا ہے کہ امید ہے کہ چھوٹا سا ویڈیو جس میں کئی خبریں ہوتی ہیں اور بہت چھوٹی تھیں آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کو یہ کوششیں اچھی لگتی ہوں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. خوش رہیے، سلامت رہیے.